नमस्कार छात्रों, वेलकम बैक। एक बार फिर आप सबका स्वागत है डी कोड एग्जाम में। छात्रों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग यहाँ पे साइंस, जनरल साइंस के फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी के, ठीक है, आपको क्लासेस में जो हमारा टॉपिक है वो जनरल साइंस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं आपको वनडे एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम से, उन सब के क्वेश्चन आंसर आपको कराना है, ताकि आने वाले आपके जो फ्यूचर में जितने भी एग्जाम है, यूपीएससी, यूपीपीसीएस, आरओ, एआरओ वगैरह, लोअर पीसीएस के जितने भी हैं, उस सब में आपका जो है ये उपयोगी साबित हो। तो छात्रों इसमें बने रहिएगा, लास्ट तक पूरी क्लासेस करिएगा। अति महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर हैं और मिक्स क्वेश्चन आंसर है आपको। समान विज्ञान 03 सभी प्रश्नों का व्याख्यात्मक हल भी यहाँ पे करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, पढ़िए और जल्दबाजी कभी भी मत करिए छात्रों, पढ़ने में थोड़ा समय लगेगा, समझिए उस चीज को कि क्या चीज पूछना चाह रहा है। पहला प्रश्न, एक बल्लेबाज गेंद को 5 न्यूटन, एन मतलब होता है न्यूटन, बल का एक मात्रक से मारता है, यानी बल्लेबाज, ठीक है, बैट से 5 न्यूटन का बल लगा के बॉल को मारता है। बल्ला कितने बल का अनुभव करेगा, यानी जिस बैट से मारा गया है, जिस बल्ले से मारा गया बॉल को, वो कितना बल को महसूस करेगा, क्योंकि बॉल को जो मारा गया वो 5 न्यूटन से। पहला विकल्प 5 न्यूटन, 10 न्यूटन, 15 और 20 न्यूटन। तो छात्रों आप सबको पता होगा कि न्यूटन के 3 खास नियम पढ़े होंगे। लॉ ऑफ एक्शन एंड इक्वल अपोजिट रिएक्शन पढ़ा होगा आपने। उसका तीसरा नियम है जिसमें कहता है कि क्रिया तथा उसके बराबर विपरीत प्रतिक्रिया, क्योंकि बॉल को आपने हिट किया तो बॉल ने भी बल लगाया होगा बल्ले पे, तो बल्ला, तो दोनों एक्शन एंड इक्वल अपोजिट रिएक्शन, क्रिया तथा उसके बराबर विपरीत प्रतिक्रिया का मतलब बराबर। बराबर का मतलब अगर 5 न्यूटन का बल बैट से लगा है बॉल पर, तो बॉल ने भी बैट पर कितना बल लगाया होगा, उतना ही लगाया होगा परिणाम में, जितना कि यहाँ पे दिखाई दे रहा। तो छात्रों जो आंसर होना चाहिए वो आपका 5 न्यूटन का होना चाहिए। ये न्यूटन के तीसरा नियम है। पहला नियम लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का नियम। दूसरा आपको लॉ पता है, लॉ ऑफ फोर्स जिसे हम कहते हैं, बल का नियम है बराबर ma है। और तीसरा आपका क्रिया तथा उसके बराबर विपरीत प्रतिक्रिया, लॉ ऑफ एक्शन एंड इक्वल अपोजिट रिएक्शन से संबंधित है। छात्रों अगला प्रश्न कहता है, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, देख सकते हैं आप यहाँ पे, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। आप सोचिए शरीर में हमारे आमाशय में बहुत सारे अम्ल जो है रिलीज होते हैं, एसिड हैं, निकल रहे हैं। पहला आपके सामने कहता है कि ये पेप्सिन एंजाइम को प्रभावी बनाता है, यानी HCl जो है वो पेप्सिन एक एंजाइम है जो कि प्रोटीन में पाचन करता है, उसको स्टिमुलेट करता है, उसको निकालने में मदद करता है, पहला। दूसरा कहते हैं कीटाणुओं को मारता है जो भोजन के साथ पेट में प्रवेश कर जाते हैं, कोई खराब चीज़ खा लिया या भोजन को सड़ाने से भी बचाने में मदद करता है। तो छात्रों अगर देखा जाए तो पहला भी आंसर सही है और दूसरा भी सही है, यानी बोथ ऑफ देम, यानी ऑप्शन सी होगा सही इसका, यानी फर्स्ट और सेकंड दोनों स्टेटमेंट सही है रिगार्डिंग टू HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। छात्रों ये क्या करता है, इसका मेन काम है कि हमारे पेप्सिन एंजाइम जो कि प्रोटीन में सहायता करता है और प्रोटीन का पाचन बेसिकली हमारे आमाशय से शुरू हो जाता है, ठीक है छात्रों। उसके अंदर क्या है, दूसरा जो HCl का काम है वो जो एक तरह से जर्म्स को, कीड़े मकोड़ों को मारने का काम करता है, और फूड प्रिजर्वेटिव भी है, ये फूड को संरक्षित यानी खाने को सड़ने से बचाने का भी काम करता है। और हड्डी वगैरह जैसे कुछ खा लिया है, जैसे मछली वगैरह की लोग कांटे वगैरह खा लेते हैं, तो भी क्या होता है छात्र, उसको ये डिसॉल्व करने में मदद करता है एक स्ट्रॉन्ग एसिड से जो कि हमारे आमाशय में रिलीज होता रहता है। क्वेश्चन नंबर 2 का अगर छात्रों देखें तो विकल्प सी यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट अगला हम लोग देखते हैं छात्रों, तीसरा प्रश्न बड़ा अच्छा है, नेम द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, यानी आहार नाल। आहार नाल का सबसे लंबा भाग, सबसे बड़ा भाग कौन सा है, आहार नलिका का सबसे बड़े भाग का नाम बताएं छात्रों। अब यहाँ पे बड़े भाग से संबंध अगर हम बात करें छात्रों, तो थोड़ा सा प्रश्न जो है कंफ्यूजन वाला है। एक होता है बड़ा और एक होता है लंबा, दो बातें हैं एक लंबाई में। अब देखिए एलिमेंट्री कैनाल क्या है, आहार नाल जो होती है माउथ यानी मुख गुहा से गुदा द्वार तक, एनस तक, मल द्वार तक जो होता है रास्ता, एक नली है, एक ट्यूब है, एक कैनाल है, जिसके विभिन्न प्रकार के भाग हैं जो कि आपने अच्छे से पढ़ा होगा, मुख गुहा से लेकर गुदा द्वार तक, इसको हम बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल या आहार नल। इसके विभिन्न प्रकार के भाग हैं, मुंह से लेकर जो है एनस तक में। इसमें अगर हम लोग छात्र देखें तो सबसे वाइडर पार्ट, जो सबसे चौड़ा भाग होता है वो आमाशय होता है, यानी आमाशय सबसे बड़ा हिस्सा, ट्यूब फूल गई, आमाशय बन गया, एक चीज। लेकिन छात्रों जो प्रश्न का संदर्भ है, जो पूछा जा रहा है, यहाँ पे बड़े की जगह पे लंबा होना चाहिए था। सबसे लंबा भाग अगर हम देखें तो छोटी आंत होता है जो कि लगभग 6 मीटर तक लंबाई होती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, क्योंकि लंबाई के आधार पे पूछा जा रहा है कि सबसे लंबा भाग एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल का कौन है, तो आप कहेंगे छोटी आंत है, नाम छोटा है लेकिन याद रखिए लंबाई इनकी बड़ी आंत से ज़्यादा होती है, तकरीबन 6 मीटर। अगर हम कहते हैं सबसे वृहद चौड़ा भाग, तो हमारा आंसर जो है छात्रों क्या होता, आमाशय होता, जिसे हम स्टमक कहते हैं।
लेकिन यहाँ प्रश्न क्या है, ऑप्शन आंसर जो है छात्रों ये छोटी सी आप देख रहे हैं जिगजैग दिख रहा, इसी को हम लोग बोलते हैं इंटेस्टाइन। ध्यान दीजिएगा, इंटेस्टाइन का मतलब होता है, इसको छोटी आंत भी बोलते हैं हम लोग, लगभग 6 मीटर। ये बगल में जो आप देख रहे हैं इसमें बड़ी आंत बोलते हैं, ठीक है, इसको कोलोन भी बोलते हैं। इधर आप देख रहे हैं असेंडिंग कोलन, ट्रांसफर कोलन, डिसेंडिंग कोलन, फिर उसके बाद सिग्मोइड कोलन, सिग्मोइड के बाद रेक्टम, रेक्टम के बाद एनस होता है। ठीक है छात्रों, बाकी आप ऊपर का हिस्सा देख ही रहे हैं और एलिमेंट्री कैनाल को अच्छे से आपने पढ़ा होगा। तो दिए गए प्रश्न के अंदर एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लंबा है या बड़ा भाग है तो छात्रों छोटी आंत होगा, जो कि करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 आपका कहता है भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? पूरी तरीके से, अगर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी वेरी गुड अगर हम बात करें तो बहुत अच्छा प्रश्न है छात्रों ये, अगर क्योंकि एग्जाम में कह रहा है कि कंप्लीट, या हम कह रहे हैं कि सवाल यूं ही आ सकता है कि मोस्टली डाइजेशन प्रोसेस कंप्लीटेड इन। आपसे ये भी कह सकता है कि पाचन की प्रक्रिया अधिकांश कहाँ पर होती है, किस भाग में होती है, या कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होता है। 4 भाग हैं, पेट में यानी आमाशय में, छोटी आंत में, पैंक्रियाज यानी पित्त अग्न्याशय में, या लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। तो छात्रों हमने आपसे बताया था भोजन जिसके साथ ज़्यादा समय बिताएगा, जिसमें ज़्यादा समय तक रहेगा वो है छोटी आंत, क्योंकि छोटी आंत की लंबाई 6 मीटर है तो भोजन ज़्यादा देर तक रहता है। माना नहीं बल्कि ये चीज़ 100% सत्य है कि छोटी आंत के अंदर पाचन की अधिकांश प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाता है। बचा कुचा जो अवशोषण होता है, एब्जॉर्प्शन, वो बड़ी आंत में जाता है, उसके बाद उसको समय समय पर परित्याग कर दी जाता है, उसको इजेक्ट कर दी जाता है। ठीक है छात्रों, उसको फेसेस यानी कि पोटी या स्टूल के फॉर्म में हटा दिया जाता है शरीर से। क्वेश्चन नंबर 4 का अगर हम देखें तो करेक्ट आंसर इसका होगा स्मॉल इंटेस्टाइन छात्रों, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न नंबर आपके सामने 5 है, कहता है यकृत द्वारा स्रावित पित्त रस का कार्य क्या है? वेरी गुड क्वेश्चन है। लीवर जिसे हम कहते हैं, जिगर बोलते हैं, कलेजा बोलते हैं, यकृत बोलते हैं छात्रों। आप सबको पता है कि शरीर के अंदर देखें तो दूसरा सबसे बड़ा अंग है, शरीर में दाईं ओर पाया जाता है, 2 भागों में बटा होता है। इसके अंदर से एक स्राव होता है, जूस निकलता है जिसे हम बाइल जूस या पित्त रस कहते हैं छात्रों। बड़ा अच्छा सवाल है। सेक्रेट बाय लीवर, इसका मेन काम क्या है, मुख्य कार्य क्या है? पहला कहता है ये भोजन को क्षारीय बना देता है, यानी जो हम खाते पीते हैं एसिडिक चीज़ें खाते हैं, तेल मसाला, उनको ये बेसिक बना देता है, क्षारी बना देता है, इसकी पीएच की वैल्यू बढ़ा देता है। ये भोजन को अम्लीय बनाता है, और ज़्यादा भोजन को एसिड कर दे। तो छात्रों आपको पता है कि और ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा तो आपको हाइपर एसिडिटी हो जाएगी। तो हमने अब से बताया भी होगा, आपने पढ़ा भी होगा कि हमारे शरीर के अंदर ज़्यादातर जो फ्लूइड्स हैं वो बेसिक हैं या न्यूट्रल के नज़दीक हैं, यानी क्षारीय हैं या उदासीन के बिल्कुल करीब है। चाहे आंसू हो, चाहे हमारा ब्लड हो, छात्रों याद रखें, पेशाब हो, यूरिन हो, वो सभी लगभग न्यूट्रल या बेसिक नेचर के हैं। हमने आपसे ये भी बताया कि जैसे साबुन है, कोई क्रीम है, अगर आपका नेचर बेसिक होगा तो आपके लिए फ़ायदेमंद है, और एसिडिक है तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान है। तो एसिड तो नहीं होना चाहिए। ये भोजन को अम्लीय बनाता है, ये गलत होगा बिल्कुल ही। ये भोजन को तोड़ देता है छात्रों। तोड़ने का काम हमारे मुख गुहा में है, दांतों के द्वारा होता है। उसके बाद फिर हमारी आंतों के अंदर जो वेलाइज होते हैं, छोटे छोटे फिंगर जैसे, उंगली जैसे प्रोजेक्शंस होते हैं, वो तोड़ने का काम करते हैं। फिर कह रहा उपयोग में से कोई नहीं, तो ये तो कोई मतलब नहीं हुआ छात्रों। अगर हम देखें, इट मेक्स द फूड अल्कलाइन, ये भोजन को क्षारीय बनाता है छात्रों, जिससे कि हमारे जो अंदर पाचन सुगमता से हो सके और हमारी हाथों को यह डिस्ट्रॉय न कर सके, यानी इसके अंदर नुकसान न पहुंच सके छात्रों। क्योंकि आपको पता है कि जो पाचक रस होते हैं, एसिड्स होते हैं, वो हमारे अंदर अल्सर कर सकते हैं, गैस्ट्राइटिस कर सकते हैं, हाथों के अंदर सूजन आ सकती है छात्रों, विभिन्न प्रकार का विकार कर सकते हैं। जो आपने तेल मसाला खाया है, चटक चीज़ें, उनको ये क्या करेगा, डिसॉल्व करेगा, नहीं कम करेगा, उसके अंदर एसिडिटी को बढ़ाएगा, एसिडिटी को कम करेगा। ये है बाइल जूस, जो कि रिलीज होता है लीवर से, आकर स्टोर होता है एक छोटी सी पाउच या थैली में, जिसको आप लोग वाकिफ होंगे, जिसका नाम है गाल ब्लैडर छात्रों, जिसको हम लोग बोलते हैं पित्ताशय। ये हरे रंग की दिखाई पड़ती है, ये आप देख सकते हैं। इसका सिर्फ और सिर्फ काम क्या है, गाल ब्लैडर का, जिसमें पथरी बनती है, इसके अंदर बाइल जूस को स्टोर करना है, और कुछ काम इसका खास नहीं है। नेक्स्ट 6वां प्रश्न कहता है यकृत में कार्बोहाइड्रेट के रूप में संग्रहित अपचित भोजन को क्या कहते हैं? अब कितना बढ़िया प्रश्न है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी है। हम आपको ये भी कहेंगे, याद रखिएगा, अनडाइजेस्टेड फूड स्टोर इन द लीवर। एक लाइन आप पकड़ लीजिए, आपसे अगर एक सवाल एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है छात्रों कि हमारे यकृत के अंदर कार्बोहाइड्रेट का एक रूप है जो कि स्टोर रहता है इन केस ऑफ एनी इमरजेंसीज लाइक
स्टारवेशन, भूखमरी के समय, लंबे समय तक आप भोजन नहीं करते छात्रों, तो आपके शरीर में एक बैकअप फ्यूल है, रिजर्व फ्यूल है, जिसको स्टोर कर दिया जाता है लीवर के अंदर छात्रों, जो अपचित है, जिसका पाचन की जरूरत नहीं है छात्रों, बाद में उसको समय समय पर यूटिलाइज किया जा सकता है। हमने आपसे बताया उसे छात्रों हम लोग कहते हैं ग्लाइकोजन। ये ग्लाइकोजन कार्बोहाइड्रेट का ही रूप है छात्रों। जिस प्रकार से आपने सेल्यूलोज का नाम सुना है, स्टार्च का नाम सुना, उसी तरह से ग्लाइकोजन है। ये सभी कार्बोहाइड्रेट के रूप हैं, लेकिन छात्रों इनके अलग अलग प्रकार हैं। तो जो लीवर है हमारा, वो जानता है कि अगर भूखमरी आती है, लंबे समय तक आप उपवास रखते हैं, खाना नहीं खाते, तो आपके शरीर में ग्लूकोज अगर नहीं पहुंचेगा छात्रों, तो इंसान की मौत हो जाएगी। तो ग्लूकोज का पहुंचना बहुत ज़रूरी है। तो छात्रों अगर लेवल कम ना होने पाए, ग्लाइकोजन हमारा रिजर्व फ्यूल है, जब आवश्यकता होती है तो इसको कन्वर्ट करके ग्लूकोज में हमारी बॉडी तक पहुँचाया जाता है, बाद में इसकी लीवर फिर रिकवरी कर लेता है। तो दिए गए प्रश्न के अंदर देखें तो प्रश्न का आंसर ऑप्शन सी जो होगा, ग्लाइकोजन इज द करेक्ट होगा, बिल्कुल। 7वां प्रश्न कहता है छात्रों, हरे फलों को कृत्रिम रूप से, सवालों में बारीकियां हैं छात्रों, इसमें ध्यान दीजिएगा। जब भी आप पढ़िएगा तो एक चीज जरूर ध्यान दीजिएगा, बात किसकी कर रहा है, आर्टिफिशियल राइपनिंग कह रहा या नेचुरल कह रहा, दोनों के आंसर अलग अलग है। आर्टिफिशियल राइपनिंग जो होती है वो कृत्रिम रूप से फलों को पकाते हैं, जैसा कि आपने देखा है सीजन चलता है तो आम जो है पकाया जाता है, जो भी है केले पकाए जाते हैं, तो आर्टिफिशियल राइपनिंग के लिए उसमें आप कुछ ना कुछ पदार्थ का इस्तेमाल करते हैं, रसायन का, जिससे कि वो पकता है। लेकिन नेचुरल राइपनिंग की बात करें तो छात्रों पौधे खुद से रिलीज करते हैं जब फलों को नेचुरली प्राकृतिक रूप से पकाते हैं। एथाइन, एथिलीन, एथेन और मीथेन, छात्रों आप सबको पता होगा यहाँ पे जो बात हो रही है वो एथिलीन है, इथाइन है और इथेन और मीथेन है। तो आपको पता है छात्रों, एथिलीन यहाँ पे इज द यूज फॉर द आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स इज ओनली द गैसेस प्लांट हार्मोन्स। यहाँ पे आप देख सक रहे हैं कि ये जो एक है ऐसा हार्मोन्स है, गैसेस हार्मोन्स जिसे हम लोग कहा है। लेकिन छात्रों यहाँ पे देखिए जो प्रश्न है वो थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि अगर आपका सही आंसर होता तो यहाँ पर एसिटिलीन होना चाहिए था, क्योंकि एसिटिलीन जिसे हम लोग बोलते हैं C2H2 बोलते हैं छात्रों, ये जो एसिटिलीन है यही क्या है, इसको कैल्शियम कार्बाइड में जब जल की क्रिया होती है तो बनती है एसिटिलीन। एसिटिलीन का इस्तेमाल हम लोग करते हैं आर्टिफिशियल राइपनिंग में, बल्कि ये प्रश्न होना चाहिए नेचुरल राइपनिंग, यानी प्राकृतिक रूप से जो फल पकाए जाते हैं छात्रों, तो गैसेस हार्मोन से प्लांट हार्मोन है जिसे हम लोग एथिलीन बोलते हैं छात्रों। यहाँ पे सही कारण आंसर होना चाहिए था एथिलीन हार्मोन, वो एसिटिलीन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर आंसर दिए गए प्रश्न के अंदर एसिटिलीन नहीं बल्कि एथिलीन है, इसलिए यहाँ पे आंसर ऑप्शन बी लगाइएगा, मजबूरी है। आगे देखिए तो 8वां नंबर में ध्यान दीजिएगा, जब भी आपसे आर्टिफिशियल राइपनिंग कहे तो आप लगाएंगे एसिटिलीन, C2H2 लगाएंगे। जब आपसे नेचुरल राइपनिंग कहता है प्राकृतिक रूप से फलों को पकाने में, तब छात्रों आप एथिलीन लगाइएगा, C2H4 लगाइएगा। आगे कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन जैव निम्नीकरण बहुलक है। एक तो पॉलीमर है, बहुलक है, बहुलीकरण से तैयार किया गया है, लेकिन वो जो है जैव निम्नीकरण है। छात्रों क्या होता है जैव निम्नीकरण, समझना जरूरी है। जैव निम्नीकरण का मतलब होता है कि हमारे शरीर में कुछ, हमारे पृथ्वी पर मौजूदा कुछ ऐसे पदार्थ है कि जो समय रहते 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 समय के साथ साथ पृथ्वी के अंदर समा जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, डिजॉल्व हो जाते हैं, जिनको हम निम्नीकरण कर दी जाता है, डिग्रेडेशन कर दिया जाता है। उनमें से कि आपने लिया कपास, कॉटन, छात्रों दफ्ती, लुगदी, कागज, छात्रों इनका तो आसानी के साथ समय के साथ शरीर, मानव शरीर सब खत्म हो जाएगा। लेकिन छात्रों प्लास्टिक जो कि हमेशा पड़ी रहेगी, नायलॉन पड़ी रहेगी, है ना, धातुएं पड़े भी रह सकते हैं। तो हमारा कहने का मतलब छात्रों जो जैव निम्नीकरण होंगे उनको हम अंग्रेजी में बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल। पॉलीमर का मतलब बहुलक हो सकते हैं कोई भी, लेकिन बायोडिग्रेडेबल का मतलब जो समय के साथ पृथ्वी में आसानी के साथ अपने आप को समाप्त कर दें, लंबे समय तक प्रदूषण का कारक न बने। तो छात्रों वो है सेलुलोज। सेलुलोज कहाँ मिलेगा आपको, पादप की सेल वॉल में, कोशिका भित्ति के अंदर मिलेगा, वही कोशिका कला में, और छात्रों आपको पता है घास के अंदर, पौधों के अंदर सेलुलोज मिलता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का अगर देखें तो सही आंसर आपका ऑप्शन ए होना चाहिए, जो कि एक पॉलीमर है, किसका, कार्बोहाइड्रेट का, ग्लूकोज की एक लंबी श्रृंखला है ये। आगे छात्रों बड़ा अच्छा है और न्यूमेरिकल है, कभी कभी आपको न्यूमेरिकल भी आ जाते हैं, इससे घबराना नहीं, डरना नहीं है। इफ द फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज 10 न्यूटन, अगर आपसे कह रहा है कि भाई किसी के ऊपर बल लगाया हमने 10 न्यूटन का बल लगा रहे हैं, एंड द एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन का मतलब होता है त्वरण, त्वरण को छात्रों हम लोग कहते हैं ए बराबर कितना है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट कैन बी द मास ऑफ, बिल्कुल सिंपल सवाल, फार्मूला आपके पास होना चाहिए छात्रों। क्या फार्मूला लगाएंगे आप यहाँ पे, F बराबर ma लगाएंगे, तो m बराबर क्या हो जाएगा छात्रों, F अपान a हो जाएगा, जिसमें से आपको पता है 10/4, तो यहाँ पर आंसर आएगा 2.5 kg आंसर आ जाएगा। देख लीजिए कौन सा आंसर यहाँ पे 2.5 kg, यहाँ पे लिखा है 2.5 kg, यानी कि ऑप्शन है यहाँ पे छात्रों बिल्कुल करेक्ट है।
चाहे मास दे देता, फोर्स दे देता तो त्वरण पूछ लेता, त्वरण दे दिया है आपको, बल दे दिया है तो द्रव्यमान पूछ लिया है, द्रव्यमान दे देता, त्वरण दे देता तो आपसे बल पूछ लेता छात्रों यहाँ पर। तो दिए गए प्रश्न के अंदर 2.5 किलोग्राम यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर होगा, 9 का ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। 10वां प्रश्न कहता है पीवीसी किसके बहुलीकरण द्वारा प्राप्त किया जाता है। बहुलीकरण को छात्रों हम लोग बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन का मतलब होता है किसी पदार्थ की लंबी सी श्रृंखला या चेन बनाई जाए। पॉली का मतलब ही होता है कि 2 या 2 से अधिक। यहाँ पर तो पीवीसी जो होता है वो पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है छात्रों, पूरा नाम है पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है, प्रोपेन विनाइलाइड क्लोराइड, ठीक है। यहाँ पे विनाइल क्लोराइड, स्टायरीन और एसिटिलीन। तो छात्रों इसका करेक्ट आंसर आपको पता ऑप्शन बी होगा। पीवीसी का मतलब ही है पॉलीविनाइल क्लोराइड। इसमें एथिलीन की एक बहुलक चेन होती है, इसके अंदर इज फॉर्म द पॉलीमराइजेशन ऑफ विनाइल क्लोराइड, इट इज द होमो पॉलीमर, इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग रेन कोट्स, वाटर पाइप्स एंड हैंड, ठीक है। ये सारी चीज़ों को बनाने में पीवीसी का इस्तेमाल करते हैं। आप जहाँ देखेंगे दैनिक जीवन में दिन भर में इसका उपयोग होता रहता है। 11वां प्रश्न छात्रों कहता है कि पॉलीथीन इज फॉर्म बाई। अब देखिए प्रश्न ये अलग है कि पॉलीथीन किसके द्वारा बनता है, एथिलीन, प्रोपेलीन, एसिटिलीन और एन्यूलीन। हमने आपसे कहा था ये भी पॉलीमराइजेशन से बनता है। पॉलीथीन जो होता है वो पीवीसी होती है, लेकिन किसके बहुलीकरण से, तो वहां आपने पढ़ा विनाइल क्लोराइड, ठीक है। लेकिन छात्रों यहाँ पर जो आंसर होगा वो आपका एथिलीन होगा, C2H4 C2H4 C2H4, एक लंबी सी श्रृंखला चलेगी। इसमें ऑप्शन होता है, यहाँ पे देख लीजिएगा, एथिलीन बोलते हैं, इट इज द थर्मोप्लास्टिक होता है, जिसके बहुलीकरण को करने के बाद पीवीसी बनता है, जिसे हम इस्तेमाल दैनिक जीवन में आराम से करते हैं। अगला प्रश्न है छात्रों यहाँ 12वां, ग्लाइकोजन, सेलुलोज और स्टार किसके बहुलक है। इस तरह के प्रश्न काफ़ी ज़्यादा छात्रों एग्जाम में आते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये बहुलीकरण वाले जो है, जिसमें आपने टेफ्लॉन सुना होगा, थर्मोप्लास्टिक बारे में सुना होगा, रेयॉन के बारे में, नायलॉन के बारे में, पीवीसी के बारे में, एथिलीन के बारे में, सेलुलोज है, ग्लूकोज है, इन सबसे जुड़े हुए क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। अगला है ग्लाइकोजन, अभी जस्ट हमने पढ़ा। सेलुलोज ये भी आज हमने पढ़ लिया। स्टार्च नहीं पढ़ा छात्रों, इसे मंड कहते हैं, स्टार्च कहते हैं, इसे आलू में, भुट्टे में, मकाई में मिलेगा स्टार्च की मात्रा। तो छात्रों अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट, जिसको हम लोग बोलते हैं CHO, अगर हम इसके अंदर 6 लगा दें कार्बन, 12 हाइड्रोजन कर दें और 6 ऑक्सीजन कर दें, तो आपको पता है कि इसका नाम है ग्लूकोज, या इसी को हम बोलते हैं एल्डिहाइड। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का एक निश्चित अनुपात 6:12:6, 1:2:1 में, तो ये कहते हैं ग्लूकोज। और ग्लूकोज के ही बहुलीकरण से हम ग्लाइकोजन भी बना है, सेलुलोज भी बना है, स्टार्च भी। लेकिन छात्रों हम बता दें ये तीनों नेचुरल पॉलीमर हैं, तीनों प्राकृतिक पॉलीमर हैं। ग्लूकोज भी, सेलुलोज भी जो पादप में पाया जाता है, ग्लूकोज हमें में पाया जाता है शरीर में, ग्लाइकोजन, और स्टार्च आपको पता है मंड पाया जाता है। मंड का पाचन हम लोग कर सकते हैं, सबसे पहले इसका पाचन हमारे माउथ के अंदर शुरू होता है। तो ये क्या है, सभी जो है छात्रों ग्लूकोज C6H12O6 के जो है पॉलीमर हैं, पॉलीमराइजेशन से बनते हैं। अगला प्रश्न कहता है रबड़ के वेल्कनाइजेशन के लिए। रबड़ छात्रों जानते हैं टायर ट्यूब जो बनते हैं, रबड़ फैक्ट्रीज के अंदर तैयार किए जाते हैं। रबड़ बेसिकली आपको पता है लेटेक्स से बनते हैं, मिल्क होता है, दूध निकलता है पौधों से, पेड़ प्लांट से, उनकी छाल से, उसके फिर वेल्कनाइज किया जाता है लेबोरेटरी में ले जाकर। इनमें से किस तत्व का उपयोग किया जाता है, यानी वेल्कनाइजेशन ऑफ रबड़ में आपसे पूछ रहा है कि किस पदार्थ को, किस तत्व को मिलाते हैं, सल्फर, ब्रोमीन, सिलिकॉन और फास्फोरस। तो करेक्ट आंसर जो होगा छात्रों वो याद कर लीजिएगा, सल्फर का इस्तेमाल करते हैं हम लोग वेल्कनाइजेशंस में। रबड़ को और ज़्यादा मजबूत और टिकाऊ बनाते हैं। तप्त रोधी आग टेम्परेचर से बचा रहे, क्योंकि आपने देखा कार वगैरह व्हीकल जो होती हैं हैवी, अक्सर देखा होगा तपती हुई गर्मियों में भी जो है आप हाईवे के ऊपर टायर को दौड़ाते हैं, कार को, बाइक को, तो उसमें फिर भी क्या होता है कि ताप से वो पिघलते नहीं हैं, कि पता चला गल जाए छात्रों, नहीं गलते। ताप को बचाने के लिए वेल्कनाइज की जाता है, टेम्परेचर को बढ़ाकर रखा जाता है ताकि ऊंचे से ऊंचे तापमान पर भी जो है रह सके आसानी से। 14वां प्रश्न, रबड़ की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए उसे सल्फर के साथ गर्म करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। यही सेम क्वेश्चन है छात्रों, लेकिन पूछने का तरीका अलग हो गया है। आप दोनों तरीके से आपको तैयार, इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि इतने क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करा दें बिफोर एग्जाम आपके जो आने वाले हैं, ताकि आप अच्छी तरीके से अवगत रहें, ताकि कोई भी क्वेश्चन आए तो आप आसानी से कर सके, चाहे जिस तरह से घुमा के पूछे। चाहे उसमें सल्फर पूछा, यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि भाई रबड़ की गुणवत्ता के लिए सल्फर के साथ हम गर्म करते हैं रबड़ को, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। आसान सवाल है, आप तुरंत बता देंगे भाई, इसको हम लोग बोलते हैं वेल्केनाइजेशन। ध्यान दीजिएगा छात्रों, वेल्केनाइजेशन, इसका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। इससे रबड़ को हम और ज़्यादा स्ट्रांग बना देते हैं।
द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया इज मेड अप। आपने प्लांट की तो सेल वॉल खूब सुनी है छात्रों, लेकिन आपने बैक्टीरिया की नहीं सुनी होगी। अक्सर बता दें, जो जीवाणु होते हैं आप सबको पता है वो क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक्स होते हैं। वो एक कोशिकीय जीव भी नहीं कहते, बल्कि हम उसको प्रोकैरियोटिक्स का मतलब होता है प्रारंभिक टाइप की कोशिकाओं का एक अच्छा एग्जाम्पल होता है। यहाँ पे कह रहा है कि पेप्टाइडोग्लाइकॉन, प्रोटीन, सेलुलोज और काइटिन। छात्रों काइटिन जो होता है वो आपको फफूंदों की दीवार में मिल जाएगा, सेलुलोज आपको प्लांट की सेल वॉल में मिल जाएगा, प्रोटीन छात्रों हमारे शरीर में मिल जाएगा। पेप्टाइडोग्लाइडान या छात्रों जो ऑप्शन ए है वही कलर बिल्कुल सही होगा। नाग और नेम दो ऐसे पदार्थ हैं जिसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन होती है, नाइट्रोजनस पदार्थ होते हैं जो कि दीवार बनाते हैं सेल वॉल की। अब सेल वॉल जो होते हैं छात्रों आपने देखा होगा कुछ कैप्सुलेटेड होते हैं, कुछ नॉन कैप्सुलेटेड होते हैं। बैक्टीरिया के भी कई सारे रूप होते हैं, लेकिन बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो पेप्टाइडोग्लाइडान की बनी होती है। प्रोटीन है तो उसके अंदर नाइट्रोजन का होना जरूरी छात्रों, जैसे एन एसिटिल ग्लूटामिक एसिड बोलते हैं इसको। नाग और नेम क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन है यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा छात्रों। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपके सामने, डायनेमो का आर्मेचर किससे बना होता है? व्हाट इज डायनेमो? डायनेमो एज ए डिवाइस। छात्रों डायनेमो क्या है? एक युक्ति, एक उपकरण है जो कि क्या है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। डायनेमो आप जानते हो छात्रों साइकिल वगैरह में भी लगा रहता था, इलेक्ट्रिक मोटर में वो जो आपने जनरेटर देखा उसमें भी लगा होता है, टरबाइन सुना होगा आपने, सब एक ही सिद्धांत पर काम करते हैं। तो जो डायनेमो होता है छात्रों उसके अंदर जो कॉइल होती है उस काहे की बनी होती है? फेरो चुंबकीय सामग्री, चीनी मिट्टी के बर्तन सामग्री, लोह सामग्री, कट सामग्री, आयरन मटेरियल किस प्रकार के होते हैं? तो आर्मेचर छात्रों पूछे जा रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। इसके अंदर आयरन मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं। आयरन की पतली पतली नर्म क्रोड कॉइल्स होती हैं जिसके ऊपर तार लपटा होता है, जिसके अंदर फिर जो है छात्रों क्या होता है कि जब उसके अंदर उसको मैकेनिकली हम घुमाते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स पैदा होते हैं। वो इलेक्ट्रॉन्स जो है विद्युत धारा को जन्म देते हैं, चाहे टरबाइन हो, डायनेमो हो। तो याद रखिएगा उनके अंदर आर्मेचर होता है जो कि आयरन मटेरियल से बना होता है। 17वां प्रश्न कहता है छात्रों, द मेन कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ पर्ल। मोती के मुख्य घटक क्या है? मोती जानते हैं कि लाखों करोड़ों में आपने देखा उसकी मार्केट चलती है। मोती की जो माला बनाई जाती है और बेहतरीन जो मोती होता है छात्रों वो सीप से मिलता है। सीप जानते होंगे छात्रों, पर्ल जिसके अंदर से अंदर मोती पैदा होता है, एक जीव होता है जो अपने अंदर शरीर में पैदा करता है छात्रों, ठीक है। और ये सारा खेल जो है ऑयस्टर जिसे हम लोग बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट, एरोगनाइट, कोल्चिसिन, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट। कोल्चिसिन नाम याद रखिएगा, कैल्शियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट, ये दो चीज़ें यहाँ देखिए मोती इसके अंदर बन रहा है छात्रों। कैल्शियम, ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें तो कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पे CaCO3 प्लस MgCO3, यहाँ पे छात्रों जो आंसर होगा कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट। ये हार्ड काफ़ी ज़्यादा कठोर जो है मोती होते हैं छात्रों, इनका इस्तेमाल माला वगैरह, पर्ल वगैरह और इसमें जेवरात के अंदर इनका इस्तेमाल करते हैं। 18वां प्रश्न है, व्यक्ति का रक्त समूह किसके द्वारा नियंत्रित होता है? अब ब्लड ग्रुप आपने पढ़ ही लिया होगा छात्रों, ब्लड ग्रुप कई प्रकार के होते हैं, ए बी है, बी है, ए बी है, ओ है, एच ब्लड ग्रुप है, ठीक है, डिफरेंट टाइप के ब्लड ग्रुप हैं। लेकिन ब्लड ग्रुप का निर्धारण कैसे होता है, कौन डिसाइड करता है? हीमोग्लोबिन, जीन्स, शेप ऑफ आरबीसी लाल रक्त कणिकाएं, या शेप ऑफ WBC। तो छात्रों आपको पता होगा कि ये जो जीन्स होते हैं, जीन्स का मतलब हमारे अंदर जो है लक्षणों के लिए उत्तरदायी गुणसूत्र के अंदर से जो है पाए जाने वाले छोटे छोटे स्ट्रक्चर है जिन्हें हम कहते हैं जीन्स, और ये हमारी आनुवांशिकता की इकाई भी होते हैं। हमारी जो हेरिडिटरी है छात्रों उसकी इकाई होते हैं, उनको जीन्स बोलते हैं। हर करेक्टर के लिए नेचर ने, कुदरत ने हमारे अंदर जीन्स रखा है। जिस प्रकार आपके घर में ट्यूबलाइट जलाने का अलग स्विच है, बल्ब को जलाने का अलग स्विच है, फैन को चलाने के लिए अलग स्विच होता है, उसी तरह हर करेक्टर्स के लिए, चाहे आंखें काली हैं, भूरी हैं, नीली हैं, त्वचा का रंग छात्रों, एटीट्यूड्स, करेक्टर्स, कुछ भी चीज़ें, कोई बीमारी, उसके लिए हमारे शरीर में जीन्स पाए जाते हैं। वो जीन्स जिम्मेदार होते हैं, ये तय करते हैं कि आपके अंदर आने वाली संतान में ब्लड ग्रुप क्या होगा। कोई ऐसा ब्लड ग्रुप नहीं पैदा हो जाएगा, लेकिन माँ बाप से ही पैदा होगा। लेकिन निर्धारण करने का जो काम है छात्रों वो ऑप्शन बी यानी कि जो होगा जीन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। 19वां प्रश्न कहता है, सामान्य शुष्क सेल में इलेक्ट्रोलाइट होता है। ड्राई सेल छात्रों आपने वेट सेल सुना होगा, एक बैटरी वाला जो सेल होता है जिसको हम लोग सेकेंडरी सेल कहते हैं, वो चार्जेबल सेल होता है, बार बार आप चार्ज कर सकते हैं। जो आपके घर में बैटरी, इन्वर्टर बैटरी, ट्रक, बाइक, व्हीकल जो होते हैं वो लगातार आप चार्ज कर सकते हैं, उसको चार्जेबल बोलते हैं या सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल जो होते हैं वो ड्राई सेल होते हैं छात्रों, वन टाइम यूज करते हैं। आपकी घड़ी में जो सेल लगा होगा आप यूज किए, फेंक दिए, आपने देखा। नॉन चार्जेबल जो आपकी घड़ी दीवार की है, पेंसिल सेल जो होते हैं वो नॉन चार्जेबल प्राइमरी सेल होते हैं, शुष्क होते हैं, ड्राई होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट उसके अंदर पूछ रहा है कि बेसिकली जो ठीक है होगा वो कौन होगा, विद्युत अपघटक कौन होगा।
सल्फ्यूरिक एसिड होगा H2SO4, अमोनियम क्लोराइड, मैग्नीज डाइऑक्साइड और जिंक होगा। वेरी गुड क्वेश्चन है। जो सल्फर डाइऑक्साइड है जो हाइड्रोजन सल्फाइड, जो H2SO4 है छात्रों, सल्फ्यूरिक एसिड, वो बैटरियों में यूज करते हैं, जो रिचार्जेबल बैटरी होती है, इन्वर्टर बैटरी, इसे हम तेजाब कहते हैं, इसका इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। अमोनियम क्लोराइड NH4Cl जो होता है छात्रों, अमोनियम क्लोराइड, यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, जो कि हम इस्तेमाल करते हैं ड्राई सेल के अंदर, प्राइमरी सेल, नॉन चार्जेबल सेल के अंदर। 20वां प्रश्न बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉन का अर्थ क्या है छात्रों? जैसे आप पढ़ेंगे बीमारियों के अंदर कि वायरस के माने होता है पॉइजन, उसी तरह से आपसे छात्रों पूछेगा कि भाई इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका नाम कहाँ से आया, माने क्या होते हैं छात्रों, इस तरह से। तो एम्बर, परमाणु, आवेश, विभव। छात्रों ग्रीक देश के अंदर आपको बता दें कि इलेक्ट्रॉन को एम्बर कहा गया। एम्बर क्या होता है आप सबने देखा होगा शायद कोई मूवी में, आपने जुरासिक काल में देखा होगा कि जो एक साइंटिस्ट होते हैं, बुजुर्ग जो है, या हम कह सकते हैं एक डॉक्टर होते हैं जो कि डायनासोर को क्रिएट कर दें, तो उनके पास एक छड़ी होती है और उसके अंदर देखा होगा जो रेजिन होता है ना, जो गोंद निकलता पेड़ से। छात्रों आपने देखा कई बार अपने साथ कुछ कीड़े मकोड़ों को संरक्षित कर देता है, करोड़ों साल तक वो रेजिन के अंदर कोई जीव अगर रह जाता है तो उसके डीएनए से वो बना देते हैं डायनासोर वगैरह। तो आपने देखा होगा एम्बर को, नेट पे भी देख लीजिएगा, वो एक रेजिन गोंद का हिस्सा होता है जो काफ़ी ज़्यादा शाइनी चमकदार होता है। उसमें कोई भी जीव क्या होता है, फॉसिल्स बन जाता है, अगर आ जाएगा संपर्क में कीड़ा मकोड़ा, वो हमेशा के लिए, फॉसिल्स का मतलब जीवाश्म बन जाएगा, उसी को बोलते हैं एम्बर। इलेक्ट्रॉन जो शब्द बना है वो एम्बर से बना है, यानी कि रगड़ने से जो करंट पैदा हुआ, स्पार्किंग पैदा हुई, इससे जो है नाम पड़ गया इलेक्ट्रॉन छात्रों। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे एम्बर। 21वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार का पानी किसी भी तरह की अशुद्धता से मुक्त होने के लिए जाना जाता है? इट मीन्स हम कहा जाता है प्योर वाटर। बस प्योर वाटर आपसे पूछा जा रहा है कौन सा है जिसमें कोई भी तरह की अशुद्धता नहीं है, यानी कोई भी प्रकार की समस्या नहीं है। पहला है खनिज मिनरल वाटर, आसुत जल डिस्टिल वाटर, और स्प्रिंग वाटर जो वसंत वाला, और बॉयल वाटर। अच्छा तो देखिए बॉयल वाटर में क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर उबालने पे चली जाती हैं। मिनरल वाटर में भी आपको पता है कि बहुत सारे खनिज होते हैं जो फिल्टर होने पर चले जाते हैं। लेकिन छात्रों डिस्टिल वाटर एक ऐसा वाटर है जिसका इस्तेमाल अक्सर आपने देखा होगा, जो कुछ इंजेक्शन वगैरह डॉक्टर लोग लिखते हैं, कुछ सस्पेंशन बनाने के लिए बोलते हैं आपसे, तो डिस्टिल वाटर की छोटे छोटे सैचेट रखे होते हैं, बॉटल होती है, उसको मिलाकर आपसे कहा जाता है एंटीबायोटिक को आप बनाइए। डिस्टिल वाटर जो होते हैं बैक्टीरिया फ्री होते हैं, क्योंकि छात्रों इसको आसवन विधि द्वारा बनाया जाता है, डिस्टिलाइजेशन विधि द्वारा बनाया जाता है, यानी पानी को भाप बना के कलेक्ट किया जाता है। तो जाहिर सी बात है हर तरह की अशुद्धता से शुद्ध होता है। 21वें का अगर ऑप्शन देखें तो बी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट होगा छात्रों। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, कौन सी किरणें त्वचा को नुकसान पहुंचाती हैं? यहाँ पे 4 तरह की आपको नजर आ रही हैं। क्वेश्चन बहुत आसान है, विच रेज कॉज स्किन डैमेज, स्किन को डैमेज करेगी तब जो छात्रों लॉन्ग टर्म एक्सपोजर में आते हैं, लंबे समय तक अगर आप रहते हैं। एक्सरे, यूवी रेज, इंफ्रारेड और येलो रेज। तो आप सबको छात्रों पता है कि अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी किरणें सूर्य से आती हैं, जो कि हमारी जो ओजोन परत है छात्रों वो इसको रोक लेती है, जिससे कि हम डायरेक्ट इसके संपर्क में इतना ज़्यादा नहीं आते। लेकिन चटक तेज धूप आपके लिए खतरनाक हो सकती है, लॉन्ग टर्म में छात्रों स्किन का कैंसर हो सकता है। 23वां प्रश्न बड़ा अच्छा प्रश्न है, अब जो प्रश्न आ रहे हैं बहुत ही अच्छे हैं। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस या गैस है जो ओजोन परत को नष्ट कर रही है? ओजोन परत के लिए छात्रों देखिए ग्रीन हाउस जो गैस है वो गैस नहीं है, वो गैसेज है, क्योंकि एक कोई गैस नहीं है जो ग्रीन हाउस के लिए जिम्मेदार है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी है, इसमें छात्रों मीथेन भी है, इसमें अमोनिया भी है, ओजोन भी पड़ा होगा, CFC भी पड़ा होगा। डिफरेंट टाइप की ऐसी गैसेज हैं जो कि ग्रीन हाउस गैस के लिए जिम्मेदार है, इफेक्ट के लिए जिम्मेदार हैं, पृथ्वी का आंतरिक तापमान बढ़ाती हैं। तो इसमें आपके पास ऑप्शन है B2H6, NF3, CCl3, F, C6H6 है। छात्रों इसमें ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा, CCl3F3। CCl3F इज ए फ्रियॉन। फ्रियॉन जानते होंगे छात्रों आप लोग, फ्रियॉन क्या होता था, इसको हम लोग बोलते थे कूलिंग गैस। ये रेफ्रिजरेटर और एसी के अंदर पहले भरी जाती थी, अब नहीं भरी जाती है। CCl3 बोलते हैं, F बोलते हैं। फ्रियॉन का काम होता था कूलिंग के लिए, अब इसको इसके रोक लगा दिया गया तो कि ओजोन परत में नुकसान कर रहा है। इसमें दिए गए ऑप्शन के अंदर ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है छात्रों, ओजोन परत किस वायुमंडलीय परत में मौजूद है? गुड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है काफी ज्यादा। लिथोस्फीयर, आयनोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर और बायोस्फीयर। छात्रों यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि ओजोन परत जो है वो लगभग
है ना। आप सुना होगा आपने 10 से लेकर 50 किलोमीटर के हाइट पर वायुमंडल के अंदर एक परत पाई जाती है, इसे हम समताप मंडल कहते हैं छात्रों, इसे हम स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं। उसके अंदर इसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा है और इसका मेन काम है सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को से हमारी पृथ्वी की रक्षा करना। विभिन्न प्रकार की सारे हमारे पृथ्वी पर पड़ते हैं, जैसे क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ठीक है, आयन मंडल, बहिर्मंडल, इस तरह के मंडल हैं। 25वां सवाल कहता है आपसे निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस या गैस है जो ओजोन परत को समाप्त कर सकती है। ये प्रश्न छात्रों दूसरा है। यहाँ पे ऑप्शन है आर्सेनिक, क्रिप्टन, C4H10, ठीक है, यहाँ पे ब्यूटेन, ये आपसे कहा जाए कि ब्यूटीन, और ये आपसे कहा जाए मीथेन। तो आप सबको पता है छात्रों, यहाँ पे जो करेक्ट आंसर निकल के आएगा CH4, इसे हम मीथेन कहते हैं। इसी को गोबर गैस भी बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग गैस भी बोलते हैं, और ओजोन को भी कहीं हद तक ये क्या करती है, डिस्ट्रैक्ट करने में, नुकसान पहुंचाने में मदद करती है। अच्छा, 20वां प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है जो ओजोन परत को नष्ट कर सकती है। तीसरा प्रश्न है छात्रों, लेकिन विकल्प देखिए यहाँ पर बदल रहे हैं। तो आपका आंसर छात्रों B2H6 है, नियॉन है, C6H14 है और O3 है। तो ओजोन खुद भी छात्रों क्या है। अब ओजोन का नाम क्यों आया, आप सोचेंगे ओजोन तो खुद एक लेयर में पाई जाने वाली यूवी को प्रोटेक्ट करती है, ओजोन क्यों। ब्रोमीन और क्लोरीन के जो अणु होते हैं छात्रों, वो ओजोन के साथ मिलकर जो है ओजोन को डिस्ट्रैक्ट करते हैं, तोड़ देते हैं O2+O में। तो ओजोन में ओजोन भी क्या है, डिप्लेट हो रही है, किसके साथ, जब मिलती है ब्रोमीन और क्लोरीन के साथ। ये तो क्या होगा कि ओजोन परत भी अपने आप में समाप्त हो जाती है। इसलिए प्रश्न में भ्रमित ना होइएगा, क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी ओजोन है। आगे आपको पता है कि छात्रों क्लोरीन का एक अणु करीब 1 लाख अणुओं के जो है तोड़ देता है ऑक्सीजन के अणुओं को, यानी ओजोन के परत को तोड़ता है, और O3 और को जो है O2 और +O में नवजात ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन अणु बनाता है। अगला सवाल है द कॉमन नेम ऑफ डाइफ्लोरोमीथेन। वेरी गुड क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको ध्यान रखिएगा। डाइफ्लोरोमीथेन किसका नाम है, गलेना, लेड सल्फाइड PbS बोलते हैं, फ्रियॉन, जिप्सम और बोरेक्स, जिसे सुहागा बोलते हैं। तो छात्रों यहाँ पे जो आंसर होगा फ्रियॉन होगा। यहाँ पे अभी आपने लेटेस्ट पढ़ा है, फ्रियॉन एक कूलिंग गैस हुआ करती थी जो कि रेफ्रिजरेटर और AC के अंदर इसका इस्तेमाल करते थे। बाद में चलकर इस पर रोक लगा दी गई। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है बना 16 सितंबर 1987 में, इसमें यह तय किया गया कि चरणबद्ध तरीके से इन गैसेस का हमें रिमूवल करना है, इनको हटाना है, ताकि ये ओजोन परत को सबसे ज़्यादा नुकसान कर रही है। फ्रियॉन आर द क्लोरोफ्लोरोकार्बन बोलते हैं, या हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन HCFC, दे आर यूज्ड रेफ्रिजरेंट एंड एज एरोसोल प्रोपेलेंट। फ्रियॉन डिप्लेट ओजोन लेयर, यानी फ्रियॉन का काम जो है वो बड़ी तेजी के साथ ओजोन परत को नुकसान करना। सबसे ज्यादा क्लोरीन गैस। 28वां प्रश्न कहता है वायु में किस अक्रिय गैस का अधिकतम अनुपात होता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि छात्रों कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो आपने जियोग्राफी में भी पढ़ रखा होगा। वायुमंडल जो है हमारा, उसके अंदर एक कंपोजिशन है, सबसे ज्यादा नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के बाद छात्रों ऑक्सीजन है, 78% करीब नाइट्रोजन, 21% करीब ऑक्सीजन है, तीसरे पे आपको पता है आर्गन है, चौथे पे कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 है। तो इट हैज द एयर हैज द मैक्सिमम प्रोपोर्शन ऑफ इनर्ट गैस। तो यहाँ पे छात्रों जो आपसे पूछ रहा है वो अक्रिय गैस की बात कर रहा, इनर्ट गैस के बारे में बात कर रहा, नोबल गैस के बारे में बात कर रहा। तो आंसर होगा आर्गन, क्योंकि आर्गन तीसरे पर है और चौथे पर कार्बन डाइऑक्साइड है, इसलिए करेक्ट आंसर होगा आर्गन। छात्रों CO2 0.04 है, और यहाँ पे देखिए इनर्ट गैस आर्गन 0.93 है, और ऑक्सीजन तकरीबन 21%, और नाइट्रोजन जो है सबसे ज़्यादा 78% है। 29वां प्रश्न कहता है मीथेन का एक वायु प्रदूषक उत्पन्न होता है। मीथेन एन एयर पॉल्यूटेंट इज प्रोड्यूस्ड। नाइट्रोजन यौगिकों पर पराबैंगनी प्रकाश की क्रिया के द्वारा पैदा होता है। अमोनिकल उर्वरकों के निर्माण के उत्पाद में, यानी कि जो अमोनिया युक्त जो है पदार्थों का ये इस्तेमाल करने पर, अपर्याप्त हवा में कोयले को जलाने पे, जहां पर धुआं बन रहा हो, कोयला कम जले, जानवरों द्वारा भोजन के द्वारा। छात्रों तो आपको बता दें बायो कंपोस्ट जो बनता है, काऊ डंग, गोबर, ठीक है, मलमूत्र इकट्ठा होता है, जहाँ पर खरपतवार, लकड़ी, घर की सब्जियां वगैरह जो है, गार्बेज वगैरह जब सड़ती है तो डेड डिकेइंग चीज़ों के अंदर अमोनिया नहीं बल्कि मीथेन गैस बड़ी तेजी के साथ फॉर्म होती है। इसी को गोबर गैस भी बोलते हैं हम लोग, धान गैस भी बोलते हैं, माइन गैस भी बोलते हैं, इसको मार्श गैस भी बोलते हैं। छात्रों इसके विभिन्न प्रकार के नाम है, आप देख सकते हैं। मीथेन आंसर करेक्ट होगा। 30वां प्रश्न कहता है नदियों में घुलित ऑक्सीजन का भाग प्रति मिलियन के करीब है, यानी नदियों के अंदर जो ऑक्सीजन है छात्रों वो कितने भाग पाई जाती है प्रति मिलियन के अंदर। तो यहाँ पे 100
125 मिलियन के करीब, 25 मिलियन या 5 मिलियन या 0, तो यहाँ पे 5 मिलियन होना चाहिए छात्रों। करेक्ट आंसर देखिए, मिलियन में जो होते हैं 10 जीरो होते हैं, या 1 मिलियन बराबर 10 लाख होता है, तो ये हो जाएगा 50 लाख जो है छात्रों, ध्यान दीजिएगा, ये ऑक्सीजन के अणु होंगे पृथ्वी के अंदर, यानी कि यानी देखिए यहाँ पे इन रिवर इन द 3 to 5 ppm यहाँ पे छात्रों पर पार्टिकुलेट मैटर बोलते हैं, ppm का मतलब होता है पर पार्टिकुलेट मैटर बोला जाता है, 3 to 5 मिलियन। डिजॉल्व ऑक्सीजन इसको बोलते हैं, डी मतलब डिजॉल्व, घुलित, ओ माने ऑक्सीजन होता है। यूज टू चेक द पोल्यूशन लेवल ग्रेटर देन डीओ लेस विल बी द पोल्यूशन छात्रों, अगर डीओ बहुत अच्छा है तो पोल्यूशन कम है, ठीक है, और जाते यहाँ पे पोल्यूशन ज्यादा, वहाँ डीओ कम है छात्रों, वहाँ पे ऑक्सीजन की डिमांड गिरने का मतलब खतरा है छात्रों, वहाँ पे पॉल्यूटेंट बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ चुके हैं, ये भी आपके चिंता का विषय है छात्रों। ये थे आपके 30 प्रश्न और उत्तर भाग 3 जो हमारा टेस्ट सीरीज चल रहा है जनरल साइंस का, उसको ज़रूर आप ज्वाइन करा करें, पूरा क्लास को फुल देखिए, तभी आपको चीज़ों का अनुभव हो पाएगा। इसी तरह के प्रश्न उत्तर के साथ नेक्स्ट कक्षा में हम लोग बहुत जल्द मुलाकात करते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।